ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम रिवीजन। मॉड्यूल ए का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल ए के रिवीजन में हम ले रहे हैं यहां पर बेसिक कंसेप्ट एंड टैक्स रेट। रिवीजन हमें नोटिंग से करना है, घर जाकर आपको बुक रीड कर लेना है, काम पूरा हो गया। जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था वो क्वेश्चन हम यहां शो करेंगे जरूर, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन। उसमें जो आपको टफ लगता है उसे हाईलाइट करके रिवीजन, नेक्स्ट रिवीजन जो आप खुद से घर पे करेंगे उसके लिए हाईलाइट कीजिएगा। जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके क्वेश्चंस हम कुछ इस रिवीजन में डील करेंगे, क्योंकि कुछ हमने स्टार्टिंग में कम किया था, जैसे डिडक्शन को बिलोंग करने वाला, सेट ऑफ को बिलोंग करने वाला कुछ क्वेश्चन हमने कम किया था, तो उसको भी डील कर लेंगे। हैंड टू हैंड इसको फिनिश करते चलेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास के बीच में डालने का उद्देश्य यह था कि बच्चे पूरे के पूरे आ जाएं, लेकिन यह उद्देश्य फेल हो गया। बच्चे तेज हैं, आप समझ सकते हैं कि लास्ट बैच में जब मैंने रिवीजन कराया होगा तो क्या हाल रहा होगा। रिवीजन लास्ट बैच में हमने अंत में कराया था, आफ्टर कंप्लीशन योर सिलेबस। आफ्टर कंप्लीशन के बाद भी हमने 15 दिन का गैप पीरियड दिया था ताकि बच्चा खुद पढ़े और उसके बाद मेरे पास आए रिवीजन के लिए। डाउट, क्वेरी सब लेकर आए ही नहीं। तो हार्डली बहुत कम बच्चे थे और उनको लेकर किसी न किसी तरीके से मुझे रिवीजन कंप्लीट करना पड़ा, वो मैंने कंप्लीट किया। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ध्यान रखूं कि अंत में तो गड़बड़ हो जाएगा, शुरू में करा देते हैं। शुरू में भी बच्चे भाग गए। ओके, जो आए हम वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहां पर हम कोशिश करेंगे कि जो हमने क्लास में नोट किया था वो सब यहां है, इसलिए आप नोटिंग, अपनी नोटिंग को इसको मिलाएं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने अलग से कुछ नोट किया नहीं, वही नोटिंग मैंने सिर्फ इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया है। बस आप मुझे बोलते रहें, आप भी साथ देते रहें, और देखिए फटाफट आज से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम कितने टाइम में रिवीजन कंप्लीट करेंगे। अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। जहां कैलकुलेशन की बात आएगी, रफ पेज रखना है, पेन रखना है, ज़रूरत पड़े तो फटाफट हम कैलकुलेट करके सिर्फ आंसर बताएं, नहीं तो मैं बताता चलूंगा, उसके हिसाब से भी चल जाएगा। जो इजी है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कहीं टफ मुझे लगता है तो मैं कहूंगा जरा देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। देखिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको मैंने पढ़ाया था कि एक व्यक्ति जो भी पूरे साल में रिसीट पाता है, नॉट नेसेसरी वो उसकी इनकम है। जो भी रिसीट सेक्शन 24(2)(24) में आएगा, सिर्फ उसी को हम इनकम बुक कर सकते हैं। अभी रिसीट से हम इनकम तक पहुंचे हैं, लेकिन ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो यह जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें सेक्शन 5, सेक्शन 6 की मदद लेनी पड़ेगी और तब हम पता लगा पाएंगे कि कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। सेक्शन 5, 6 के साथ साथ हमें DTAA को भी देखना पड़ेगा उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करवाने के लिए। अगर सपोज करें सेक्शन 5, 6 के आधार पर आपकी रिसीट सेक्शन 2(24) में इनकम बन गई, सेक्शन 5, 6 और DTAA को ध्यान में रखते हुए उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबिलिटी मिल गई, तो अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने से पहले मुझे इनकम को क्लासीफाई करना पड़ेगा 5 हेड्स में। विदाउट क्लासिफिकेशन आप एक भी कदम नहीं चल सकते आगे, क्योंकि इनकम कंप्यूट करना है और कंप्यूटेशन के अलग अलग प्रोविजन है। तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, तब ये वाले सेक्शन लगाते हुए हमें इनकम को वर्कआउट करना पड़ेगा। जब हम इनकम वर्कआउट कर रहे होंगे तो मुझे एग्जम्पशन का भी ध्यान रखना है कि उसे टैक्सेबल नहीं करना है। इसके बाद क्लबिंग, फिर सेट ऑफ, तब जाकर GTI, तब डिडक्शन और टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा, जिसे 245 में टोटल इनकम बोला गया है। जिस टोटल इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करके टैक्स वसूला जाएगा असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम को। यही डिस्कशन था। अच्छा, टोटल टैक्सेबल इनकम, जैसे कि 5 हेड्स की इनकम जोड़ेंगे, डिडक्शन लेस करेंगे। स्पीड नहीं है ना, स्पीड नहीं है ना, धीरे धीरे बनेगा, बस आप लय में लगे रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा स्पीड में कब आप आ गए।
ध्यान, बहुत शब्द पर मेरा ध्यान दीजिए, स्पीड में अपने हिसाब से खींचूंगा। टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे आएगा? जब 5 हेड्स की इनकम जोड़ेंगे, डिडक्शन को लेस करेंगे, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा। बिल्कुल आपका अवेयरनेस बना रहना चाहिए, दिमाग हटना नहीं चाहिए, मेरे शब्द पे जुड़ा रहना चाहिए। थकान महसूस हो जाए 1 घंटे में, वो तभी संभव है जब शब्द को सुनते चले जाएं, दिमाग को बाहर जाने ना दें। जब मैं कहूं तब अप्लाई करें, अदरवाइज कान और दिमाग आप मेरे साथ चलता रहे। जब 5 हेड्स की इनकम जोड़ते हैं और डिडक्शन को लेस करते हैं तो टोटल टैक्सेबल इनकम आता है। टोटल टैक्सेबल इनकम को टैक्स लगाने से पहले मुझे उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम में। पहले हम स्पेशल अलग कर देंगे, नॉर्मल खुद बच जाएगा। स्पेशल इनकम हम उसे कहते हैं जिसका टैक्स रेट सेक्शन में मेंशन है। कोई भी सेक्शन अगर मुझे किसी भी इनकम के लिए टैक्स रेट बताता है, वो मेरी स्पेशल इनकम है। ठीक है जी, ओके। नॉर्मल इनकम वो है जो स्पेशल नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब नॉर्मल इनकम का डिडक्शन लेस कर देते हैं, क्योंकि डिडक्शन स्पेशल को मिलता नहीं है, तो वो यहां पर बैलेंस बच जाता है। इसके ऊपर जो टैक्स का रेट आएगा वो फाइनेंस एक्ट बताता है, यानी हर बजट में जो बदलता रहता है वो है नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट। हमारे एग्जाम के लिए 2019 का बजट अप्लाई होगा, 2019 का बजट हम अप्लाई करेंगे। हम कह सकते हैं स्पेशल इनकम को हम कह सकते हैं यहां पर इनकम के आधार पे टैक्स का रेट तय होता है, और यहां हम कह सकते हैं व्यक्ति के आधार पर टैक्स का रेट तय होता है। आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब, कंपनी हो तो फ्लैट रेट तय होता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि नॉर्मल इनकम का टैक्स और स्पेशल इनकम का टैक्स जब जुड़ेगा तो बेसिक टैक्स बन जाएगा। सरचार्ज अगर लगा तो लगाएंगे, मार्जिनल रिलीफ अगर मिला तो देंगे, रिबेट अगर मिला तो देंगे, और फिर ये सब निपटाकर जो आएगा उस पर आप कंपलसरी 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगा के टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेंगे। टैक्स का रेट, अब देखिए रिवीजन में मैंने इनबिल्ड किया है कुछ ऐसी चीजें जो सर्कुलर नोटिफिकेशंस का अपडेशन है, क्योंकि जब किताब बनी उसके बाद के जो सर्कुलर आए, उसके बाद के जो नोटिफिकेशन आए, भाई किताब तो बजट जैसे पास हुआ उसके बाद हमने किताब को तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आए और जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसमें भी मुझे कुछ चीजों को इनबिल्ड करना है, और वो कैसे पॉसिबल है वो रिवीजन के दरमियान मैं डाल दूंगा, आप भी उसमें कोट कर देना। जैसे जब हम पीजीबीपी रिवाइज कर रहे होंगे तो वहां आपको बताऊंगा कि कार का जो 15% डेप्रिसिएशन है वो अब एक ऐसा केस है जहां 30% मिलेगा, और एक कार जो टैक्सी में यूज होता था 30% डेप्रिसिएशन, उसमें एक ऐसा केस आया जहां 45% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे ऐसी कुछ चीजों को बीच में हमें मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सरचार्ज कर रहे हैं, अभी आज करेंगे इनकम टैक्स में सरचार्ज। तो सरचार्ज हमने सिंपली क्या समझा कि 50 लाख के ऊपर गया तो, 1 करोड़ के ऊपर गया तो, 2 करोड़ के ऊपर गया तो, 5 करोड़ के ऊपर गया तो, लेकिन वो जो हाईएस्ट स्लैब का जो कैलकुलेशन है वो 112A और 111A वाली इनकम पर अप्लाई नहीं करना है। उससे हमारा शेयर बाजार डूब रहा था, सरचार्ज इनहैंस होने से। गवर्नमेंट ने इनहैंस्ड वाले सरचार्ज को वहां से विड्रॉ कर लिया ऑर्डिनेंस लाकर, तो उसे हम अब यूज करेंगे, दिखाएंगे। चलिए, तो टैक्स का रेट है हमारा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ये निर्भर करता है एसएससी के स्टेटस पर। 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 20, एबव 30। स्लैब रेट नॉर्मल इनकम पर लगाना है, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए और सर्टेन बीओआई के लिए। बताइए कौन से वो बीओआई थे जिसके मेंबर सब के सब इंडिविजुअल हैं और उनकी टोटल इनकम किसी भी मेंबर की 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। ऐसे बीओआई के लिए जो टैक्स का रेट होगा वो स्लैब रेट होगा। सरचार्ज हमारा इस बार बड़ा हैवी फ्लैक्चुएट कर रहा है, 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कैसे करते हैं? मार्जिनल रिलीफ कैसे करते हैं? जब हम टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स और सरचार्ज लगा चुके होते हैं तो यहां से हम लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कैसे लेस करते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज अगर है बेस लाइन, बेस लाइन जहां से, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, इसे हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन पर जो बेसिक टैक्स आएगा
जैसे 50 लाख इज द बेस लाइन, तो 50 लाख पर जो बेसिक टैक्स आएगा और जो सरचार्ज आएगा, सर 50 लाख पे तो नहीं आएगा सरचार्ज, ओके, देन इट इज अप्लीकेबल फॉर 100। सपोज बेस लाइन इज 100, 1 करोड़, तो 1 करोड़ पर जो बेसिक टैक्स आएगा और जो सरचार्ज आएगा, किस रेट से आएगा सरचार्ज 1 करोड़ पर? अच्छा जी, 10 आएगा, 10 आएगा, एक्सीडिंग पर 15 है। तो अगर मैं बेस लाइन 1 करोड़ लेता हूं, अगर मैं बेस लाइन 1 करोड़ लेता हूं, तो बेस लाइन पर जो बेसिक टैक्स आएगा और सरचार्ज आएगा, पहले वो निकाल लीजिए। उतना निकालने के बाद जो बेस लाइन के बियॉन्ड आपने इनकम अर्न किया है, जो बेस लाइन के ऊपर आपने इनकम अर्न किया है, उसे ऐड कर दीजिए। ये ऐड कर दिया? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना आएगा, ये ऐड कर दिया, ठीक है। एक तो ये, और जो आपकी रियल इनकम है, जैसे 1 करोड़ 2 लाख की आपकी रियल इनकम है, तो 1 करोड़ 2 लाख पर जो भी बेसिक टैक्स है, जो भी सरचार्ज है, वो लिख दीजिए। और एक ये कैलकुलेशन जो आपने किया है, इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, दैट बिकम्स योर मार्जिनल रिलीफ। क्लियर है जी? ओके, तो बताइए, राम की इनकम 50 लाख है, तो ये हमने टैक्स निकाल दिया क्या? बताइए, राम की इनकम 62 लाख है, तो 62 लाख पे पहले मैंने, ध्यान से देखिए, 62 लाख रुपए पर, 62 लाख रुपए पर पहले मैंने क्या निकाला? बेसिक टैक्स, फिर इसके ऊपर सरचार्ज, इनको मिला लिया बेटा, इनको मिला लिया, और इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया? 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। यहां मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि 62 लाख की इनकम है, काफी मोटी इनकम है। ये मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब बेस से थोड़ा आगे आप बढ़ते हो। 50 लाख अगर बेस है तो 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख। 1 करोड़ अगर आपका बेस है तो 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। 2 करोड़ बेस है तो 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 4 लाख। थोड़ा बहुत आगे बढ़ने पर मिलता है मार्जिनल रिलीफ, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ अगर इस पर आप निकालोगे भी तो यहां जो मैंने कहा पॉजिटिव, वो नहीं आएगा। आप घर पर निकाल के देख सकते हैं। चलिए, अगर ये देखिए यहां आ गया मार्जिनल रिलीफ। बताइए ये कितना है? 51। बिल्कुल शांत रहना, सिर्फ मुझे सुनना, आपस में बात नहीं करना। रेगुलर क्लास नहीं है ये, आपस में बात करने का 1 मिनट भी मौका नहीं मिलना चाहिए। आपको जो बात करना है मेरे से करना है, तभी जाकर आपका ध्यान पूरा बन पाएगा। आप अकेले बैठे हो क्लास में, ऐसा अज्यूम करो, तो फिर तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो करोगे क्या? कंफ्यूजन आएगा तो खुद और मैं, बस 2 ही लोग हैं। बताओ, टीटीआई 51 लाख है, तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ की उम्मीद है। पहले मैंने आपको दिखाया था करके कि देखो, इसका बेसिक टैक्स आ गया, इसी का सरचार्ज आ गया, इसी का हेल्थ एजुकेशन सेस आ गया, ये आंसर, और ये गलत निकला, ये गलत निकला। तो अब हम समझते हैं कैसे। मुझे ये एक लेना चाहिए, नहीं सॉरी, ये तो जुड़ के आ गया। ये एक तो ये अमाउंट आना चाहिए, और दूसरा बेस लाइन पर जो मेरा बेसिक टैक्स और सरचार्ज है वो लेना चाहिए। अब बेसिक टैक्स और सरचार्ज में जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कितना है? एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख, वो 1 लाख इसमें और जोड़ देना पड़ेगा। 1 लाख और जोड़ देने के बाद, 1 लाख और जोड़ देने के बाद जो बनेगा उसको अगर इससे आप लेस कर दोगे, यानी इससे अगर आपने 14,12,500 लेस कर दिया, इसमें से अगर आपने 14,12,500 लेस कर दिया, इसमें से 14,12,500 लेस कर दिया, तो ये मार्जिनल रिलीफ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने मार्जिनल रिलीफ इस पर भी निकाला है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं डिस्कस करता हूं। देखो, ये तुम्हारी इनकम है, अगर तुमने नहीं समझा, नहीं याद आया तुमको, तो दोबारा ट्राई कर रहा हूं। ये तुम्हारी इनकम है, ठीक है। अब इस इनकम का बेस लाइन क्या ले रहे हो तुम? 1 करोड़। तो तुमको क्या करना है? 1 करोड़ पे पहले ये निकाल लेना है, बेसिक और सरचार्ज। बेसिक तो तुम निकाल लोगे स्लैब रेट से, सरचार्ज कितना लगाओगे? 10 या 15? 10। इसमें ऐड कर देना एक्स्ट्रा इनकम, तो ये आ गया 32,93,750। अब तुम इस पर अपने नॉर्मल बेसिक टैक्स निकालो और नॉर्मल सरचार्ज निकालो। वो जो अमाउंट आएगा उसको घटाओ उससे, मतलब उससे इसको घटाओ, 32 को घटाओ, और जो बचेगा अगर पॉजिटिव है तो मार्जिनल रिलीफ है। तो देखो, तुमने ये निकाल दिया और इसमें से इसको घटा दिया। ये गड़बड़ क्यों आ रहा है बेटा? 250 ऐड करने पर कुछ और आ रहा है? अच्छा सॉरी। तो 250 ऐड करने पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये आपने इससे घटा दिया, ये मार्जिनल रिलीफ नहीं आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव
नहीं आया। पॉजिटिव आएगा तभी मार्जिनल रिलीफ आएगा। ठीक है, तो इसके हमने एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल किए थे। आप घर पे जाकर आज हैंड टू हैंड ये सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ताकि आपका ये मार्जिनल रिलीफ हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मैंने एक एओपी बीओआई के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। एओपी बीओआई क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है। एओपी बीओआई क्या होता है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर छोटे मोटे काम के लिए अगर हम जुड़ गए तो एओपी बन गए या बीओआई बन गए। हम जो जुड़े वो सब के सब इंडिविजुअल हैं तो बीओआई, अगर हम जो जुड़े वो इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, हम मिलकर जुड़ गए तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल जो पैसा कमाता है टैक्स वही देता है। एओपी बीओआई जो पैसा कमाएगा टैक्स वही देगा, और इस पैसे को जब अपने मेंबर में बांटेगा तो मेंबर के लिए दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 86 में, तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। प्रश्न यह है कि सर एओपी बीओआई जो टैक्स देगा वो टैक्स किस रेट से देगा? अगर बीओआई के सभी मेंबर इंडिविजुअल हैं और उनमें से किसी भी मेंबर के पास 2.5 लाख से ऊपर अपनी पर्सनल इनकम नहीं है, अरे बीओआई से जो इनकम आएगी उसकी बात नहीं कर रहे, पर अपनी और इनकम है, दूसरी इनकम वो नहीं है या 2.5 लाख के नीचे, तो ऐसे बीओआई जो पैसे कमाएंगे उस पर स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा। बाकी जो बीओआई हैं उन पर तो फ्लैट चिपका देते हैं रेट। फ्लैट रेट में मैंने कहा था कि कभी भविष्य में बताऊंगा कि ऐसे बीओआई एओपी होते हैं जिसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मालूम है या नहीं मालूम है। दोनों केस में ऐसा केस फंसेगा जहां पर हम तुमसे कहेंगे कि एओपी बीओआई का टैक्स रेट होगा एमएमआर। जैसे मैं अब अभी अपकमिंग कोई क्लास अभी आने वाली है जिसमें हम आपको चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ाएंगे, और चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ाएंगे कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने बदतमीजी की ना तो वो इनकम टैक्स पिट जाएगा और उस पर इनकम टैक्स लगेगा एमएमआर से। एमएमआर जब भी बात इस्तेमाल किया जाएगा, कई जगहों पर इस्तेमाल होगा एमएमआर, जैसे बिजनेस ट्रस्ट पढ़ाएंगे और वहां कहेंगे कि अब जो इनकम पे टैक्स आएगा सपोज वो एमएमआर आएगा। तो जब भी हम एमएमआर वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है स्लैब रेट का हाईएस्ट, सरचार्ज का हाईएस्ट। तो एमएमआर आज की डेट में आ रहा है 42.744%। 30 प्लस 37 प्लस 4। इस पर एक भयंकर अमेंडमेंट आया जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर देगा जब हम एनआर टैक्सेशन पढ़ेंगे उस समय। एनआर टैक्सेशन में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई, वो एओपी बनाकर इंडिया में आते हैं। मतलब कि अकेले नहीं आते, विदेश में 5 अलग अलग कंपनी हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड, वो आपस में मिल जाती हैं और मोटे फंड को इंडिया में निवेश करती हैं। ऐसे केस में जब जब उनका टोटल इनकम एमएमआर से पिट रहा था, कब कुछ केस में, तो वो बड़े घबराए और फिर ऑर्डिनेंस आया कि एफआईआई जो इनकम कमाएगा, चूंकि वो एओपी बीओआई के स्टेटस में होता है तो उसके लिए तो स्लैब रेट वाला ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, तो वो जो हाईएस्ट स्लैब वाला सरचार्ज है वो हम इग्नोर कर देंगे। वो हम पढ़ेंगे एनआर के टैक्सेशन में, अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, दिमाग में सिर्फ डाल रहे हैं ताकि बार बार कभी इस्तेमाल करना पड़े तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एमएमआर है जब कभी एमएमआर का जिक्र होगा। बताइए डोमेस्टिक कंपनी आज की डेट में किस रेट से टैक्स देता है? इट इज नॉट द कंप्लीट चार्ट। डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, विदेशी कंपनी नहीं। विदेशी कंपनी 40%, बट डोमेस्टिक कंपनी के लिए यह कंप्लीट चार्ट नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 25% है, कुछ डोमेस्टिक कंपनी का, बट कुछ डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टैक्स रेट 22% है। यहां तक तो आपने सुना होगा, लेकिन अब सुनिए ना, कुछ डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टैक्स रेट 15% है। ये ऑर्डिनेंस फाइनेंस एक्ट के बाद जो इनबिल्ट किया उसमें ये लेकर आए, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने मॉड्यूल बी में, कंपनी टैक्सेशन में। तो अभी मोटे मोटे तौर पर ये 30 और 25% हम लेकर चल रहे हैं। इन डिटेल हम कंपनी असेसमेंट में पढ़ेंगे। सरचार्ज क्या लगता है कंपनी का, ये तो ठीक है, फिक्स है। सरचार्ज लगेगा करोड़ के ऊपर 7, 10 करोड़ के ऊपर 12। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40%, सरचार्ज करोड़ के ऊपर 2, 10 करोड़ के ऊपर 5। फर्म एलएलपी का टैक्स रेट 30% होता है और सरचार्ज होता है
1 करोड़ के ऊपर होने पर 12%, बिल्कुल अलग सरचार्ज है, इंडिविजुअल जैसा नहीं है। और एओपी बीओआई का सरचार्ज इंडिविजुअल जैसा है, एओपी बीओआई का सरचार्ज इंडिविजुअल जैसा है, जबकि फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका सरचार्ज है 1 करोड़ के ऊपर 12%। ओके, इसके बाद देखिए स्पेशल इनकम और उसका टैक्स रेट। स्पेशल इनकम जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसका टैक्स रेट क्या होता है? 30% होता है। बताइए इस इनकम से क्या कोई खर्चा हम घटा सकते हैं? कोई खर्चा नहीं घटा सकते। दूसरा, कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या इनको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की छूट मिलती है? नहीं। क्या इनको 80C to 80U मिलता है? नहीं मिलता है। बताइए ब्लैक मनी भी एक स्पेशल इनकम है, क्योंकि इसका टैक्स रेट इस सेक्शन में दिया हुआ है। ब्लैक मनी को डिफाइन किया हुआ है इस सेक्शन में, जो कि हमने IFOS में भी पढ़ा था और यहां भी हमने पढ़ा था। अनडिस्क्लोज या अनएक्सप्लेन मनी, या इन्वेस्टमेंट, या एक्सपेंडिचर, या कैश क्रेडिट। बताइए ये अगर ब्लैक मनी हमने खुद ही ITR में दिखा दिया कि ये मेरा ब्लैक मनी है जी, तब भी 60% टैक्स है, और एओ ने पकड़ लिया तब भी 60% टैक्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया इट इज माय ब्लैक मनी इन ITR, तो भी 60% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन में ही लिख दिया कि अगर आपने ब्लैक मनी शो किया है तो रेट ऑफ टैक्स इज 60%। आप कह रहे हो सर हम जब शो ही करेंगे तो ये ब्लैक कैसे होगा? बिकॉज आप एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे तो इट बिकम योर ब्लैक मनी। आपने अगर डिस्क्लोज ही नहीं किया था जब आपने इसको कमाया था और अब दिखा रहे हो तो इट बिकम योर ब्लैक मनी। तो टैक्स रेट इज 60%। सरचार्ज 25% ऑलवेज लगेगा, कोई स्लैब वगैरह नहीं देखना, सीधा 25% है। ब्लैक मनी के अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं दिखा सकते, कोई डिडक्शन, कोई लॉस, कोई MEL नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास यहां एक एग्जांपल था जिसमें 30 लाख PGBP और ब्लैक मनी है 12 लाख। यहां मैंने ये दिखाया था, इस एग्जांपल की खास बात ये थी कि टोटल इनकम तो 42 है, सरचार्ज नहीं आ रहा, लेकिन बिकॉज 12 लाख ब्लैक मनी है तो इस 12 लाख रुपए पर इस पर सरचार्ज आएगा। तो इसका भी एग्जांपल आप कभी कवर कीजिएगा। ये भी एक एग्जांपल लिया था हमने कि इस बार हमने जानबूझकर क्या किया, इस बार हमने जानबूझकर सरचार्ज अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके ये दिखाना चाहा कि जो इस इनकम पर सरचार्ज लगेगा वो सरचार्ज लगेगा कितने परसेंट के रेट से? 10% के रेट से, लेकिन इस पर जो सरचार्ज है वो 25। और जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें इसमें डिडक्शन भी मिल रहा है ना। चलिए इसके बाद बताइए, अगर कोई भारत की कंपनी किसी विदेशी कंपनी में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी होल्ड करती है और इस विदेशी कंपनी से भारत की कंपनी को डिविडेंड मिलता है, तो इस डिविडेंड पर स्पेशल टैक्स रेट आता है। टैक्स रेट है 15। खर्चा हम कोई लेने नहीं देंगे, डिडक्शन हम आपको देने नहीं देंगे, सेट ऑफ आपको अलाउड नहीं होगा। आप इसे प्लीज नोट, अच्छा सॉरी ये दूसरा वाला है ना, हाँ सॉरी। तो सेट ऑफ आपको अलाउ हो जाएगा, डिडक्शन हम आपको अलाउ करेंगे नहीं, खर्चा हम आपको अलाउ करेंगे नहीं। ओके, इसमें आपको कुछ भी अलाउ नहीं होता। ये क्या है? ये है इंडियन कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया है। इसे तो आप डिविडेंड टैक्सेशन में भी रिवाइज करोगे, अभी भी रिवाइज करते हैं हम। इंडियन कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड यहां कवर्ड है, इसे इनकम में डिफाइन किया हुआ है, इसे IFOS में लेकर जाते हैं। इंडियन कंपनी, बताइए अगर डिविडेंड हमें विदेशी कंपनी दे तो ये हमारे लिए नॉर्मल इनकम बनता है, लेकिन अगर विदेशी कंपनी का डिविडेंड अभी अभी जो ऊपर हमने चार्ट किया था अगर यहां आ जाए तो स्पेशल बनता है, नहीं तो नॉर्मल इनकम है। विदेशी कंपनी का डिविडेंड इन वन केस स्पेशल इनकम है, विदेशी कंपनी का डिविडेंड इन वन केस स्पेशल इनकम है, 15% टैक्स, अदरवाइज नॉर्मल इनकम है। एट विच रेट ऑफ टैक्स? विदेशी कंपनी का टैक्स रेट थोड़ी है बेटा, विदेशी कंपनी डिविडेंड दे रही है, टैक्स हमारा है। not always slab rate, maybe it is slab, maybe flat rate depending upon the SSE status, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक चलेगा। अब देखें डोमेस्टिक कंपनी ने अगर मुझे डिविडेंड दिया है, चाहे वो नॉर्मल डिविडेंड हो चाहे वो डीम्ड डिविडेंड हो। डीम्ड डिविडेंड 5 भाई हैं जिसमें ABCD एक तरफ है, E अलग है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला डिविडेंड है तो इस पर CDT बहुत मोटा लगता है, इस मोटे CDT के वजह से शेयर होल्डर के हाथ में 100% एग्जम्पशन है।
लेकिन अगर हम नॉर्मल डिविडेंड की बात करें जिस पर सीडीटी 15% है, या डीम्ड डिविडेंड की बात करें ए बी सी डी जिस पर सीडीटी 15% है, तो शेयर होल्डर इनके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर दूसरा कोई शेयर होल्डर है तो 10 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, और 10 के ऊपर के अमाउंट पर 10% का टैक्स आएगा। इस पर कुछ भी नहीं लेस होता, ना खर्चा, ना डिडक्शन, ना सेट ऑफ, ना एमईएल, कुछ भी नहीं मिलता। तो याद रहे, इसकी नोटिंग करवा रहा हूं, एक्सपेंस भी नहीं मिलता, डिडक्शन भी नहीं मिलता, सेट ऑफ भी नहीं मिलता, एमईएल भी नहीं मिलता। यहां मैंने नहीं नोट कराया था, बताता हूं क्यों, क्योंकि सेट ऑफ चैप्टर में जाकर मैंने बता दिया था कि इसका सेट ऑफ नहीं मिलता। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, यहां पर कुछ भी नहीं मिलता, ना खर्चा मिलता है, ना डिडक्शन मिलता है, ना सेट ऑफ मिलता है, ना एमईएल मिलता है। सही है, आगे चलें। ओके, इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें क्या क्या है कि एक कंपनी है भारत की जिसको डिविडेंड मिल रहा है 70 लाख का विदेशी कंपनी से, और पीजीबीपी इनकम आ रहा है, पीजीबीपी इनकम आ रहा है। और आपको यह देखना है कि अगर विदेशी कंपनी में 26% होल्डिंग है तो यह बन जाएगा स्पेशल इनकम, और विदेशी कंपनी में अगर 26 से कम होल्डिंग है तो यह नॉर्मल इनकम बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बट इसमें इंडियन कंपनी के डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी नहीं है, फॉरेन कंपनी के डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी है। वन केस स्पेशल इनकम एंड सेकंड केस नॉर्मल इनकम। ठीक है जी, तो इसको जरूर करिएगा, दोनों केस में सॉल्व कीजिएगा एक बार। सीडीटी बताइए, सीडीटी दो तरीके से लगता है, एक है 222E जिस पर सीडीटी है 30%, और एक है 222A B C D और नॉर्मल डिविडेंड, उस पर सीडीटी है 15%। जो 15% वाला गेम है उसे पहले ग्रॉस करना है, तब सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस से इंक्रीज करना है। 15 को पहले ग्रॉस करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 85 गुने में 100 या गुने में 15, अगर आप निकालना चाहते हैं सीडीटी तो गुने में 15 करेंगे, और उतने पर हमें जोड़ना है सरचार्ज 12%। कंपनी का क्या है सरचार्ज 7 and 12, तो यहां सरचार्ज क्या जोड़ना है 12%, और हेल्थ एजुकेशन से 4%। लेकिन अगर हम 222E वाला सीडीटी देखें तो उसमें सीधा 30% सीडीटी है और सीधा उसका 12% सरचार्ज है। तो यहां पर सीडीटी इस तरीके से हमें ग्रॉसिंग अप करके तब निकालना है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे 222E वाला तो सिंपली 30 का 12% और जो बना उसका 4%, यहां कैलकुलेटेड अमाउंट आ रहा है। ओके, देखिए कैपिटल गेन की इनकम लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन की इनकम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसे दो कैटेगरी दिया गया है, एक है लिस्टेड शेयर्स के ऊपर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। इनके ऊपर अगर एसटीसीजी आएगा तो वो 111 में कवर्ड होगा और 15% टैक्स रेट आएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नॉर्मल इनकम है। तो शॉर्ट टर्म इज क्लियर, शॉर्ट टर्म या तो 111A में आएगा या नॉर्मल इनकम में आएगा, बट लॉन्ग टर्म हमेशा स्पेशल इनकम है। लॉन्ग टर्म स्पेशल इनकम है, हो सकता है वो 112A में आए, हो सकता है 112 में आए, या हो सकता है ये 112 है, ये 112 है, और ये दोनों 112 के प्रोविजो हैं। तो ये सब मिलाकर 112 कह सकते हैं और ये 112A है। देखिएगा, अगर एलटीसीजी यहां आता है तो 1 लाख से जितना एक्स्ट्रा होगा उस पर 10% टैक्स है। अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी में एनआर ने कमाया है, एक एनआर ने सिक्योरिटी अनलिस्टेड पर लॉन्ग टर्म कमाया तो टैक्स रेट 10% है, बट हम इंडेक्सेशन नहीं देंगे।
एक लिस्टेड डिबेंचर और लिस्टेड बॉन्ड पर किसी ने भी अगर लॉन्ग टर्म कमाया है तो 10% टैक्स देंगे, बट इंडेक्सेशन नहीं देंगे। और यहां भी 10% टैक्स है, इंडेक्सेशन नहीं देंगे। हाँ, अदर एलटीसीजी पर आप इंडेक्सेशन ले लो और जो आए उस पर 20% आप टैक्स दे दो। अब हम 111A और 112A डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट हो या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट हो, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हम किसको कहते हैं? अगर म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा पब्लिक से लिया उसका 65% वो इक्विटी में निवेश करेगा, या जितना भी पैसा लिया है पब्लिक से उसका 90% वो ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। जो म्यूचुअल फंड जितना पैसा लेता है वो 90% इक्विटी में निवेश करेगा। तो ये दोनों क्या लगा? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट जो आप सेकंड मॉड्यूल में पढ़ोगे उसके यूनिट, और इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड हैं, इनको अगर बेचा गया और लॉन्ग टर्म आया तो ये सेक्शन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म आया तो ये सेक्शन आ जाएगा। अच्छा, जरा देखें तो यहां पर हमने लॉन्ग टर्म दिखा दिया, इस सेक्शन में आपको अज्यूम करके दे दिया लॉन्ग टर्म है। तो अब जरा देखिएगा, ये स्पेशल इनकम बन गया। अब जब टैक्स निकालिएगा तो टैक्स कितना आएगा इस पर? 60,000। 7 लाख है, 1 लाख से ऊपर जो है उस पर 10%, तो टैक्स कितना आएगा आपका? 60,000। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप ग्रॉस टोटल इनकम में 7 लाख शामिल करेंगे या 6 लाख? 7 लाख, बिकॉज 1 लाख इज नॉट एग्जम्प्टेड इनकम। तो इनकम में टोटल शो हो जाएगा 7 लाख, ठीक है जी। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए तो 50 लाख इनकम है, 5 लाख इनकम है, 40 लाख इनकम है, 45, ये 6 लाख इनकम है। कितना हो गया? 51, ये 7 लाख इनकम है, 58। डिडक्शन दिया, ये आंसर आया। अब इसमें स्पेशल इनकम अलग, नॉर्मल इनकम अलग। नॉर्मल इनकम पर स्लैब लगा दिया चूंकि इंडिविजुअल का केस है, और स्पेशल इनकम जो देखिए यहां पर 7 लाख था उसमें 6 पर 10% आ गया। दूसरा लॉन्ग टर्म है उस पर 20% सिंपल आया, और ये सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से आंसर आ गया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में देखिए खास बात ढूंढते हैं, क्यों मैंने एग्जाम्पल दिया था? क्योंकि क्लास में एग्जाम्पल देने का मतलब है कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं एग्जाम्पल के जरिए। तो इसमें ढूंढ के देखिए क्यों एग्जाम्पल दिया था। क्योंकि यहां पीजीबीपी 4 लाख है, डोमेस्टिक डिविडेंड 16 लाख है। यह है हीरो। डोमेस्टिक डिविडेंड 16 लाख है। अगर मैं आर बनाकर क्वेश्चन करूंगा तो ये 10 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा। बेटा एग्जम्प्ट हो जाएगा मतलब जीटीआई के अंदर ही नहीं आएगा। एनआर होगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 7 लाख चाहे आर हो या एनआर पूरी इनकम में शामिल होगा। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रेजेंटेशन देखना बहुत अच्छा है, सीखना बहुत जरूरी है कि हम शो कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। बताइए 87A का रिबेट वो क्या कहता है? 87A का रिबेट क्या कहता है? कहता है आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा, एचयूएफ को नहीं देंगे, इंडिविजुअल होना पड़ेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा। अगर आपकी टीटीआई 5 लाख तक है, टीटीआई 5 लाख तक है, तो कितना मिलेगा आपको रिबेट? 12,000। और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर। बेसिक टैक्स के अंदर आप 112A वाला टैक्स नहीं शामिल करेंगे। बेसिक टैक्स के अंदर 112A वाला टैक्स आप नहीं शामिल करेंगे, विच एवर इज लोअर। कहां से मिलेगा? बेसिक टैक्स से मिलेगा। अब ये जो कंफ्यूजन है इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल में आप ट्राई कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें राम है, इसमें गोपी है, इसकी ये इनकम शो हो रही है। यहां पर देखिए टीटीआई इसकी 5 लाख है, इसकी भी टीटीआई 5 लाख है। दिख रहा है आपको? दोनों की टीटीआई 5 लाख है, करेक्ट। लेकिन बेटा टीटीआई से क्या होता है? इसकी स्पेशल इनकम है ही नहीं, नॉर्मल इनकम है। इसकी स्पेशल 1.5 है, नॉर्मल 3.5 है। तो जब इसका बेसिक टैक्स आप निकाल रहे हैं तो 12.5 आ रहा है और रिबेट 12.5 देकर 0 बन रहा है। बट इसका बेसिक टैक्स ही 35,000 बन रहा है। तो आप 35,000 थोड़ी दे देंगे रिबेट, कितना देंगे? 35 और 12.5 विच एवर इज लोअर। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसका टैक्स 0, ऐसा नहीं है। इसी बात को साबित करने के लिए ये एग्जाम्पल था। अच्छा, अब देखिए वो वाला क्वेश्चन आ गया। 4 लाख पीजीबीपी है, 112A में 2.5 लाख है, डिडक्शन ये दिया हुआ है। अब बताइए इसकी जीटीआई में पूरा 2.5 मैंने यूज किया, इसके बाद ये डिडक्शन दे दिया,
इसके बाद ये टीटीआई आ गया, स्पेशल अलग नॉर्मल अलग किया। नॉर्मल पर जब आप स्लैब लगाएंगे तो कितना आ रहा है 4000, स्पेशल पर आप टैक्स लगाएंगे तो कितना आएगा 15000, बेसिक टैक्स कितना आएगा 19500। रिबेट बताइए, रिबेट नहीं देंगे बिकॉज, और वो इसलिए आया क्योंकि ये 2.5 आया, 1.5 नहीं आया, जबकि टैक्सेबल 1.5 है बट लिखना तो 2.5 है ना, इस चक्कर में बेचारा रिबेट नहीं मिल पाया। अब यहां देखिए, यहां जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यहां लिखा हुआ है ऐसा केस ले रहे हैं, इस केस में देखिए 6 लाख जीटीआई डिडक्शन, अब देखिए रिबेट का चांस बनता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इनकम कितना है 290, स्पेशल इनकम कितना है 2 लाख है, क्लियर है ये। अच्छा, अब बताइए नॉर्मल इनकम पर स्लैब लगा दिया आपने, स्पेशल इनकम पर ये लगा दिया, अब यहां पर बेसिक टैक्स 12000 आ गया, क्या हम 12000 लेस कर दें? अब वो फॉर्मूला काम आएगा जहां लिखा था कि 12500 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर, बट बेसिक टैक्स में एक एरो निकाल के लिखा था कि उसमें 112A वाला टैक्स नहीं आना है। तो बताइए इस बार कितना आएगा बेसिक टैक्स 2000 और 12.5 विच एवर इज लोअर। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल बेहतरीन फंडामेंटल है, जिसे आपने एक बार किया तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है जी। ओके, अब देखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिडक्शन हम स्पेशल इनकम को नहीं देते, क्योंकि हर स्पेशल इनकम में हम लिखते चले गए डिडक्शन नहीं दूंगा, डिडक्शन नहीं दूंगा, है ना, एमईएल नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो डिडक्शन हम स्पेशल इनकम को नहीं देते। अब यहां क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी नॉर्मल इनकम एमईएल से कम है, नॉर्मल इनकम कितनी है 2.5 लाख से कम है, तो जो हमने एमईएल कंज्यूम नहीं किया, जो हम एमईएल नहीं कंज्यूम कर पाए, क्या हम स्पेशल में उसको यूज करें? आंसर है यस, ओनली 2 केसेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, चाहे वो 112 का हो या 112A का हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, बस विनिंग फ्रॉम रेस पर नहीं, डिविडेंड पर नहीं, लॉटरी पर, किसी पर भी नहीं, सिर्फ 2 ही पर हम उसको यूज कर सकते हैं, वो भी तब जब मैं रेसिडेंट हूं। तो अगर एमईएल आपका 2.5 लाख है और नॉर्मल इनकम आपका 2 लाख है, तो जो 50,000 आप कंज्यूम नहीं कर पाए उसे स्पेशल में आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी स्पेशल में, और वो भी तब जब आप कौन हो रेजिडेंट हो। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने करे थे, और इसमें थोड़ा आप फंसे भी होंगे शायद, रेजिडेंट के केस में क्या है, आर के केस में क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट था, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बारी, आर के केस में, एनआर के केस में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसमें और मुश्किल किया था, ये एग्जाम्पल और भी मुश्किल दिया था, पिछले एग्जाम्पल से ज्यादा मुश्किल दिया था, इसमें बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि इसमें क्या क्या केस आ रहा है, इसमें केस ये आ रहा है कि टीटीआई 510 है, और यहां पर देखिए नॉर्मल इनकम 160 है, और आपकी एमईएल है 2.5, तो 90,000 बचा रह गया, तो 90 इसमें से यूज करना कि नहीं करना, रेजिडेंट का केस है तो, रेजिडेंट का केस है तो 90,000 यूज करना है ना, और एनआर के केस में यूज नहीं करना है। ओके, बताइए अगर कार्बन क्रेडिट आपको मिलता है, अगर आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है, तो कार्बन क्रेडिट को बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो पीजीबीपी होगा, पीजीबीपी होगा, और पीजीबीपी का टैक्स क्या होगा उसका 10% होगा। बताइए अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो और रेजिडेंट हो, और आप इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप करते हो, आप क्या करते हो, पेटेंट कहां डेवलप करते हो, इंडिया में, कैसे पता चलेगा, 75% या उससे ज्यादा खर्चा आपने इंडिया में किया है, ठीक है, तो उस पेटेंट से जो आपको रॉयल्टी मिलेगी, उस रॉयल्टी पर बिना खर्चा, बिना डिडक्शन, बिना सेट ऑफ लिए आप 10% टैक्स यूज कर सकते हो, यह आपके लिए ऑप्शन होगा। लेकिन अगर ये 10% वाला रास्ता चुना तो 5 वर्षों तक आपको ब्लॉक होना पड़ेगा और इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्विट करते हो, अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो कर लो, फिर अगले 5 साल तक आप इस ऑप्शन को नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में आना चाहते हो तो ग्रॉस रॉयल्टी में से पहले खर्चा भी मिलेगा आपको, फिर उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हो तो आरआरबी भी मिलेगा, नहीं हो इंडिविजुअल तो सिर्फ खर्चा लेस होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल रास्ता है। स्पेशल रास्ते में ये भी गया, ये भी गया, तब जो आया उस पर 10% टैक्स है। तो डिपेंड आप पर करता है। 16वां एग्जाम्पल इसी पर था आधारित, जिसमें हमने जानबूझकर गोविंद को रेजिडेंट बनाया,
उसकी रॉयल्टी इनकम अर्न करवाई, इंडिया में डेवलप करवाया, रॉयल्टी के खर्चे दिखाए। एक तो अगर आप प्लेन रास्ते पे चलें तो 27 लाख में से 6 लाख का खर्चा घटा दीजिए, फिर जब 80 RRB में आएंगे तो 3 लाख का डिडक्शन वहां भी दीजिए। लेकिन अगर आप स्पेशल रास्ते में आते हो जिसमें 115 BBF था, उसमें सिर्फ 27 लाख का 10% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो देखते हैं आप किस में बेनिफिशियल पाते हो अपने आप को। इसमें हमने दोनों लिया था, नॉर्मल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन, दोनों यूज किया था। जो बेनिफिशियल है वो हमने ऑप्ट किया था। एग्रीकल्चर इनकम यूं तो एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10(1) में अगर वो बाहर अर्न किया जाए या इंडिया में। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है अगर वो इंडिया में अर्न किया जाए तो। लेकिन इंडिविजुअल और HUF का केस अगर लें, इंडिविजुअल HUF का केस लें और उसकी अगर टोटल टैक्सेबल इनकम MEL से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो इंटीग्रेशन होता है। कैसे होता है? TTI, पहले बताइए, TTI में एग्रीकल्चर ऐड करके दिखाते हैं या बिना ऐड किए? यहां TTI में बिना ऐड किए। अब एग्रीकल्चर इसमें जोड़ देंगे और उस पर टैक्स निकालेंगे, फिर एग्रीकल्चर MEL से इंक्रीज कर देंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंस बनाएगा बेसिक। सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस का मैटर अलग होगा, अगर मिला तो मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए PGBP 620 है, एग्रीकल्चर 150 है, डिडक्शन 120 है। तो हम जब GTI लेंगे तो वो 620 लेंगे, एग्रीकल्चर थोड़ी जोड़ेंगे। डिडक्शन लेस कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा। अब 5 लाख में हम 15 लाख जोड़ के टैक्स निकालेंगे, ऐसे ही है शायद। 5 लाख में 15 लाख जोड़ के टैक्स निकालेंगे और 15 लाख में 2.5 लाख नहीं, ये 60 साल का है तो फिर 15 लाख में 3 लाख जोड़कर यहां 18 लाख पे टैक्स है। ये टैक्स 18 लाख पे है और ये टैक्स 20 लाख पे है। ये बेसिक बनेगा। रिबेट फिर भी मिल जाएगा। बड़ा आश्चर्य है क्वेश्चन में, क्योंकि TTI में एग्रीकल्चर नहीं जुड़ा तो रिबेट फिर भी मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, बड़ा यूनिक क्वेश्चन, ये हर एग्जाम्पल बेहतरीन है। इस एग्जाम्पल को अगर आपने किया तो टैक्स में कभी हाथ फंसेगा नहीं रेट में। PGBP 6 लाख, इंडियन डिविडेंड 12.5, तो बताइए GTI में कितना शो करेंगे? 2.5 लाख। एग्रीकल्चर तो GTI में शो करेंगे नहीं, तो आपकी GTI कितनी बच जाएगी? 8.5 लाख। 8.5 लाख GTI है तो कैसे टैक्स निकालिएगा? TTI भी वही है, डिडक्शन है नहीं, तो 8.5 प्लस 5 13.5 पे टैक्स, और फिर माइनस क्या करेंगे? 50 साल का है, 5 प्लस 2.5 7.5 पर टैक्स, और ये आ जाएगा आपका बेसिक। इस पे सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस, सरचार्ज है नहीं, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। क्लियर है जी? आपको अंदाजा है कि आपने क्या किया? आपने, चलिए तो टैक्स रेट हम यहीं पर टैक्स रेट एंड बेसिक स्टॉप करते हैं, रिवीजन। ठीक है जी, टैक्स रेट और बेसिक का रिवीजन हमने समाप्त कर लिया। थैंक यू।